क्लास 12th जो लेसन हमने शुरू किया था वो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। इस लेसन में जो आगे का टॉपिक है वो फेजर्स एंड फेज डायग्राम है, कला समंजक एवं कला आरेख। अब ये कला समंजक होते क्या है बच्चों, फेजर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि एसी सर्किट में कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज और करंट समान कला में होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी सर्किट में किसी कॉइल को यूज़ करते हैं, किसी प्रेरकत्व को यूज़ करते हैं, या कैपेसिटेंस को यूज़ करते हैं, या रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस के कारण वोल्टेज और करंट समान कला में नहीं रहते, है ना। ये ज़रूरी नहीं है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब वोल्टेज अधिकतम हो तो करंट भी हमारी अधिकतम हो, या जब वोल्टेज न्यूनतम हो तो करंट भी हमारी न्यूनतम हो। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने सर्किट में जो रेजिस्टेंस यूज़ किया है R, या आपने एक कैपेसिटेंस यूज़ किया है C, या प्रेरकत्व यूज़ किया है L, इनके मान क्या हैं, इनके मानों पर V और I के बीच का जो कलांतर है वो डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से 3 केस बच्चों बनते हैं हमारे। पहला केस क्या है कि पहला केस ये है कि जब वोल्टेज V तथा धारा I समान कला में हो। पहला केस हमारा ये, ठीक। ये कब होगा? ये समान कला का मतलब क्या है? समान कला का मतलब यहाँ पर ये है कि जब वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा तो करंट का मान भी मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज का मान मिनिमम होगा तो करंट का मान भी मिनिमम होगा। मैंने बताया भी था कि इसके लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं, हमारा डायग्राम बनता है वो हमारा इस तरीके से बनता है। मान लो अगर ये वोल्टेज ग्राफ है, जो करंट ग्राफ होगा वो भी हमारा क्या होगा, इसी तरीके से होगा, ठीक। अब ये तो समान कला के लिए हो गया, ठीक। दूसरा क्या था? दूसरा हमने ये देखा था कि कुछ सर्किट्स में क्या होता है कि वोल्टेज मैक्सिमम होने पर करंट हमारी वोल्टेज की मैक्सिमम होने से पहले ही करंट हमारी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। मतलब वोल्टेज 0 है लेकिन उस समय करंट मैक्सिमम होती है, तो उस समय हम ये कहते हैं कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी है। ये क्या होता है कि वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही धारा अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। इसका मतलब जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी बनाई थी कि I इज इक्वल टू, इसके लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, और V इज इक्वल टू क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी। तो ये क्या होगी, इन दोनों के बीच में हमारा फाई का कलांतर हो गया, धारा इससे फाई कला आगे हो गई। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस क्या था कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी है। मतलब धारा का मान अधिकतम होने से पहले वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो इस केस में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि धारा हमारी क्या है, पश्चगामी, वोल्टेज अग्रगामी है, तो V इज इक्वल टू होना चाहिए V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I0 साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशंस बनती है ना। तो इनमें जो फाई है वो क्या है, धारा और वोल्टेज के बीच में ये क्या है कि किसी समय t पर धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर है। तो फेजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस को मान लेते हैं, और जो जैसे कि मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, और अगर हमें अग्रगामी है, धनात्मक कोण रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक। और अगर हमें पश्चिगामी रिप्रेजेंट करना है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो अगर धनात्मक कला कोण को रिप्रेजेंट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, और ऋणात्मक कोण को रिप्रेजेंट करना है तो क्लॉकवाइज घूमोगे। तो जो आपका ये जो क्वेश्चन थी V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, इसमें इस V0 साइन ओमेगा टी को हम क्या मानते हैं, फेजर। ये हमारा क्या है, फेजर, यानी कि कला समंजक, ठीक, जिसका परिमाण क्या है, V0 है, और कला क्या है, ओमेगा टी है। इसी प्रकार से I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हमने लिया था जब कला हमारी अग्रगामी होती है। तो इस केस में जो
इसको भी हमने एक फेज़र माना, इसमें I0 हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। और ओमेगा टी प्लस फाई ये हमारी क्या हो गया, कला कोण हो गया, ठीक। और V0 और I0 में कितने का कलांतर हो गया, हमारा फाई का कलांतर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशन को हम लें तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो धारा है वो वोल्टेज से फाई कोण आगे है। तो अगर हम इसको अगर फेज डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, हमने एक सेल्फ एक्सिस एक्स मान ली, ठीक। आपने ये V0 ड्रॉ किया, ये हमारी कोण हो गया ओमेगा टी। अब जो I0 है वो इससे फाई कला और आगे है ना। तो फाई कोण हम आगे जब लेते हैं तो ये बन गया हमारा, ये फाई कोण हो गया और ये बन गया हमारा I0। तो ये हमारा क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V0 को, और ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस हो गई, ठीक। तो ये पूरा कोण हमारा क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि एक जो फेजर्स की डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे कि फेजर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो फेजर क्या होते हैं, ये एक घूर्णी सदिश होते हैं, ये एक घूर्णी सदिश जो समय के साथ जा वक्री रूप से परिवर्तित होने वाली राशि को प्रदर्शित करता है, होने वाली राशि को प्रदर्शित करता है, फेजर कहलाता है, फेजर कहलाता है। जा मतलब साइन, है ना। ये जो हमारी राशि है साइन ओमेगा टी, ये क्या कर रही है, समय के साथ साइन के कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो V0 साइन ओमेगा टी ये घूर्णी सदिश है, मतलब ये एंगल के साथ क्या हो रहा है, घूम रहा है, समय के साथ ये हमारा घूम रहा है ना। तो ये जो हमारी राशि है V0 ये तो मैग्नीट्यूड है, और अगर हम इस पर ये लंब डाल देंगे अगर ये, तो ये जो ये होगा हमारा V होगा, और इसको हम बोलते हैं फेज़र, है ना। तो इसमें जो V होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो कर्व रूप को, जाके वक्री रूप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो V0 और I0 का ये कौन सा कंपोनेंट है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। तो V0 और I0 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो V और I को रिप्रेजेंट करता है। उस V और I को हम बोलते हैं फेजर्स, क्योंकि इनको हम कर्व रूप में समय के साथ क्या कर सकते हैं, कर्व रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो डायग्राम है वो हमारा कहलाता है फेज डायग्राम। अगर इसको हम साफ साफ बनाएं तो ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरा सपोज अगर V0 है और ये मेरा अगर I0 है, तो आप जब V0 से Y पर लंब डालोगे तो ये दूरी हो गई Y, ये दूरी होगी मेरी Y, और जब I0 से आप इस पर लंब डालोगे तो ये दूरी हो गई मेरी I। तो ये V क्या है, इस V0 का वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे ये I क्या है, इस I0 का वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जब हम V0 और I0 के साथ वर्टिकल कंपोनेंट को लिखते हैं तो जो V और I है इनको हम बोलते हैं फेजर्स, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन में आप क्या दिखा रहे हो, इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि ये ओमेगा टी और ये फाई है, और जो करंट है हमारी वो V0 से ओमेगा टी प्लस फाई कला क्या है आगे है। तो इस केस में जो इक्वेशन होगी हमारी वो क्या होगी, V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इजिकल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये एंगल पूरा बनेगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर जो V और I है वो हमारे क्या है, फेजर्स हैं, और V0 और I0 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे क्या है वर्टिकल कंपोनेंट से कर्व रूप में है। V0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये V0 और I0 के वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। अब जब हम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं कि सर्किट में, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, जैसे कि मैंने बताया कि हम कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं, प्रेरकत्व को यूज़ कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस बेस पर बच्चों 6 तरह के सर्किट आपके कोर्स में। पहला सर्किट है कि जब हम परपथ में केवल एक शुद्ध प्रतिरोध को यूज़ करते हैं, मतलब हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर मैंने एक AC करंट से जोड़ दिया, ठीक। अब इस AC करंट के लिए जो वोल्टेज है वो है हमारा V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये मेरा रेजिस्टेंस R है,
और इसमें ये मेरी करंट बह रही है आई। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एक ये हमारा शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट है, तो उसमें वोल्टेज V और I दोनों कैसे होते हैं, समान कला में। क्यों? क्योंकि जब इस रेजिस्टेंस में करंट I हमारी प्रवाहित होती है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज स्थापित होता है जितना कि यहाँ पर है ना। तो ये जो वोल्टेज V हमारा यहाँ पर क्या होगा, उतना ही हमारा डेवलप हो जाएगा, उतना ही स्थापित हो जाएगा। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है हमारी V इज इक्वल टू V0, ये है हमारी साइन ओमेगा टी है। और जब परिपथ में हमारी करंट आई बहना शुरू होती है उस समय इस प्रतिरोध के सिरों के बीच, ये जो प्रतिरोध है इसमें जब करंट आई बहेगा तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर ये जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ रख दोगे तो आई आर बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, यानी कि I बराबर V0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी। इस वैल्यू को हम मान लेते हैं I0, माना I0 बराबर V0 अपॉन आर, I इज इक्वल टू हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। आप लोगों ने बच्चों क्या देखा कि जो वोल्टेज हमारा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी थी उसके करस्पॉन्डिंग हमको जो प्रत्यावर्ती धारा मिली वो हमारी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इनको कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि दोनों कैसे हमारे समान कला में, है ना। और जो हमारी I0 है, I0 बराबर क्या है हमारा V0 अपॉन आर है। तो यहाँ से जो V0 अपॉन I0 ये भी R के बराबर है और ये V अपॉन I के बराबर है। इसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो बच्चों कि शुद्ध प्रतिरोध वाले सर्किट में अगर एक ऐसा सर्किट जिसमें खाली एक रेजिस्टेंस R लगा हो तो उस केस में जो प्रतिबाधा होती है और जो प्रतिरोध होता है वो दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर होता है वो शून्य होता है। तो अगर आप इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो वो कैसा मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज और धारा दोनों के बीच में क्या है, हमारा समान कला में। तो अगर ये हमारा वोल्टेज है तो करंट भी हमारी कैसी होगी, प्रत्यावर्ती जो धारा होगी वो भी समान कला में होने के कारण इस तरीके से हमारी होगी। ठीक, ये हमारा V ग्राफ है, ये हमारा I ग्राफ है, ये 0 वैल्यू है, ये हमारी T/2 वैल्यू है और यहाँ मैंने T को ले लिया है और ये मेरा यहाँ पर क्या है, ये हमारा V और I दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, और अगर फेज़ डायग्राम बनाओगे तो फेज़ डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों समान कला में हैं तो मेरा V भी इसी डायरेक्शन में होगा और I भी, V0 भी इसी डायरेक्शन में होगा और I0 भी। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए एंगल मेरा ओमेगा टी है। तो जब I0 इससे यहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वैल्यू हो गई मेरी I की, और जब V0 से डालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी V की। ठीक है, तो जो I0 और V0 हैं इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो V और I की वैल्यू को देंगे। ठीक, अब इसके बाद बच्चों तुम्हारा आता है, ये तो हो गया जब हमने खाली रेजिस्टेंस को यूज़ किया। अब जब आप खाली प्रेरकत्व को यूज़ करते हो तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व L हो। सेकंड केस है जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व L हो। उस केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए डायग्राम बनेगा वो बच्चों कैसे बनेगा, ये हमने एक कॉइल ले ली जिसका जो प्रेरकत्व है वो L है, उसको हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ा। ये मेरा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि जब ये करंट इसमें प्रवाहित होगी इस प्रेरकत्व में, आप ये जानते हो कि ये AC करंट है और AC करंट क्या करता है, एक टाइम इंटरवल के बाद उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल जाती है।
तो जब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में परिवर्तन होगा तो इस प्रेरकत्व से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, एक विरोधी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो मान होगा, अगर हम फैराडे के नियम से लिखें तो E = होना चाहिए LdI/dt, है ना, ये होता है फैराडे का नियम। माइनस साइन तो ये शो करता है कि उसका विरोध कर रहा है, मैग्नीट्यूडली तो यही होता है। ठीक, अब जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका जो प्रेरित विभवांतर है क्या करता है, इस विभवांतर को कम करने का प्रयास करता है, इसका विरोध करता है ना। जब इसका विरोध करेगा तो क्या होगा कि जो किसी समय t पर ये जो वोल्टेज है वो भी हमारा यहाँ अप्लाई होगा, है ना, और उसी समय t पर प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्या होगा, एक प्रेरित विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो इस वोल्टेज के कारण यहाँ पर जो वोल्टेज लगेगा वो हो गया V = V0 sin ωt। ठीक, और जो धारा I बह रही है, इस धारा I के बहने के कारण उसी समय t पर इसमें जो विभवांतर उत्पन्न प्रेरित होगा, उसके लिए अगर हम वो लिखें तो वो विभवांतर हमारा अगर V' = LdI/dt हो जाएगा। ठीक, अब ये जो प्रेरित विभवांतर है ये इस मेन विभवांतर का विरोध करता है, क्योंकि माइनस साइन होता है ना। तो अगर हम नेट इस पर प्रेरकत्व पर अगर हम नेट पोटेंशियल निकालें तो किरचॉफ के नियम से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर डायरेक्शन के वाइज लिए तो माइनस का LdI/dt होता है, तो नेट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, V - V' क्या होना चाहिए, 0, है ना, यानी कि V0 sin ωt माइनस का LdI/dt = होना चाहिए 0। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हो जाएगा V0 sin ωt = LdI/dt। तो यहाँ से DI बराबर क्या हो जाएगा, ये dt तो हमारा यहाँ आ जाएगा और V0/L ये हो जाएगा, ये हो जाएगा sin ωt × dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको कि इंटीग्रेशन लेंगे, दोनों तरफ का जब इंटीग्रेशन करोगे यार तो ये नेट करंट हमारी I आ जाएगी। I बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा V0/L तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा sin ωt × dt, ये हो जाएगा हमारा I बराबर V0/L। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस का cos ωt, और जब ωt का आप करोगे तो ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ गई। ओमेगा को बाहर निकाल लो, V0/L ये हो गया माइनस का cos ωt। इस माइनस के cos ωt को हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस के cos ωt को हम लिख सकते हैं cos ωt बराबर माइनस का sin ωt - π/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इसमें आप माइनस को आगे ले लो अगर, तो माइनस साइन माइनस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है। तो cos ωt जो होता है माइनस cos ωt जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस साइन ωt - π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए, माइनस को अगर आगे ले लोगे तो साइन माइनस थीटा में माइनस आगे आ जाएगा और ये एंगल cos ωt हो जाएगा। तो इसकी जगह हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V0 ओमेगा। ये चीज़ समझ में आई या नहीं, ये कैसे हुआ, देखो अगर इसको सॉल्व करोगे साइन माइनस इस एंगल में बाहर ले लो तो π/2 - ωt हो गया। ठीक, अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आ गया, हो जाएगा माइनस का साइन π/2 - ωt, और साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस का cos ωt ये आ गया ना। तो इस माइनस cos ωt को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो ये होगा V0 ωL, ये हो जाएगा sin ωt - π/2, और इस वैल्यू को हम मान लेते हैं I0, है ना। तो माना V0/ωL = I0, तो I = हमारे पास क्या हो जाएगा, I0 sin ωt - π/2
ये इक्वेशन मुझे प्रत्यावर्ती धारा के लिए मिल गई। ठीक है, यहाँ पर जो I0 की वैल्यू वो हमारी क्या है, V0/ओमेगा है। अब इसका मैक्सिमम का मान वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। जब ये वैल्यू 1 होगी इसका मतलब ये होगा कि साइन ओमेगा टी महत्तम मान के लिए साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन π/2, है ना। यानी कि ओमेगा टी माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2, यानी कि पाई ओमेगा टी। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/कैपिटल टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई। ठीक, तो यहाँ से पाई कट गए तो t इज इक्वल टू t/2। तो t इज इक्वल टू t/2 पर मेरी i की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे, अगर पहले तो कंपेयर करो इस i इज इक्वल टू, अगर हम i इज इक्वल टू, मेरी करंट मुझे क्या मिली, i इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 मिली, और जो मेरा वोल्टेज है वो है v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ I और v की जो कला में अंतर है π/2 है, ये क्योंकि माइनस हो रहा है यानी कि पीछे की तरफ जाएगा, दक्षिणावर्त जाएगा। इसका मतलब जो I है वो v से π/2 कला पीछे है। कब, जब हम केवल प्रेरक तत्व को प्रत्यावर्ती धारा सर्किट में यूज़ करते हैं। इसका मतलब जो v है वो I से कला में π/2 अग्रगामी है, या तो आप ये लिख सकते हो अग्रगामी है, या IV से कला में π/2 पश्चगामी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो धारा शून्य होगी। ठीक है, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा यानी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, t इज इक्वल टू, इसमें अगर हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 रखते हैं तो ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 यानी कि t/4 पर मैक्सिमम हो जाएगी वैल्यू, तो उस समय ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचते हैं तो जो हमको ग्राफ मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, जैसे कि मैंने भी बताया आपको, ये मेरा 0 है, ये एंगल π/2 है, सपोज ये एंगल मेरा अगर टाइम पीरियड लिया जाए ये t/4 है, ये t/2 है, और ये मेरा 3t/4 है, और ये t हो गया। तो अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था कि इसकी जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो t/2 पर होगी, यानी कि यहाँ पर जो i हमको मिलेगा t/2 पर वो हमको मैक्सिमम मिलेगा, है ना। और यहाँ पर t/4 पर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, और जब आप 0 रखोगे t की वैल्यू, इसमें अगर हम t की वैल्यू को 0 रख दें तो हमको क्या मिलेगा, -I0, यानी कि नीचे की तरफ आ गए, ये वैल्यू हो गई मेरी माइनस की I0। तो जो I का ग्राफ मिलेगा वो हमको इस तरीके से मिलेगा। ठीक, और जो v का ग्राफ मिलेगा तो सिंपल है, जो v का ग्राफ मिलेगा इसमें t/4 पर वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी। जो v का ग्राफ मिलेगा वो मुझको इस तरीके से मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो कि जब v की वैल्यू मैक्सिमम है उस समय I 0 है, और जब I की वैल्यू 0 है, जब I मैक्सिमम है उस समय v 0, ये v का ग्राफ है और ये I का ग्राफ है। तो ये क्या हो गया, इससे π/2 कला हमारा पीछे हो गया। तो अगर हमको फेज डायग्राम बनाना है, अगर आपने ये V0 बनाया, ये एंगल हमारा π/2 होगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी हमारी -π/2 थी। मैंने बताया था कि जब एंगल नेगेटिव में होता है तो मुझसे हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो जो I लेंगे वो हम कहाँ लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे। ये हो गया मेरा I0 और ये एंगल क्या हो जाएगा, π/2। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हो कि जो I0 है हमारा वो क्या है, इससे π/2 कला, हमारा जो I है वो इससे π/2 कला पीछे हो गया। ठीक है, तो I0 को व्यक्त करने वाला जो फेजर है यहाँ पर हमारा, ये I0 को व्यक्त करने वाला जो फेजर है वो V0 को रिप्रेजेंट करने वाली फेजर से π/2 कला पीछे हो गया।
और इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, ये V0 का कंपोनेंट तो V हो गया, और जो यहाँ पर आपका I0 का कंपोनेंट है ये क्या है हमारा I, ये वैल्यू हमारी I की है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं V और I की वैल्यूज़ क्या होंगी, वोल्टेज और करंट के किसी पर्टिकुलर टाइम t पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब इसमें बच्चों आप लोगों ने अभी देखा, हमने देखा था कि हमने जो I0 बराबर क्या माना था, I0 बराबर हमने माना था V0 अपॉन ओमेगा इंटू एल, है ना, ये माना था ना। इसमें अगर हम V0 अपॉन I0 की वैल्यू को अगर निकालते हैं तो V0 अपॉन I0 इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं XL, XL यानी कि प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरण प्रतिघात। तो जो XL बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के। तो जो हम शुद्ध प्रेरकत्व के सर्किट में यूज़ करते हैं, तो प्रेरकत्व द्वारा भी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। ये कब उत्पन्न होता है, जब हम प्रेरकत्व को सर्किट में यूज़ करते हैं, तो वो भी धारा के मार्ग में एक अवरोध को उत्पन्न करता है। तो XL बराबर क्या हो गया हमारा, ओमेगा इंटू एल के बराबर होगा, और ओमेगा बराबर किसके होता है, 2 पाई एफ, जहाँ एफ क्या है, एफ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, तो यहाँ 2 पाई एफ हो गया। तो XL बराबर क्या होगा, 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों कि जो XL है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरण प्रतिघात जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जब XL का मान, F का मान बढ़ेगा तो प्रेरण प्रतिघात भी बढ़ेगा। ये F है और ये XL है। जब आप इसे ग्राफ, बीच में ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ हमको इस तरीके से मिलेगा। दृष्टि धारा में क्या होता है, दृष्टि धारा के लिए जो हमारी आवृत्ति होती है शून्य होती है, इसलिए वहाँ पर प्रेरण प्रतिघात शून्य हो जाता है, और इसीलिए जो जो दृष्टि धारा होती है वो हमारी क्या होती है, एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, जो हम केवल धारिता को प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाते हैं, सॉरी जब धारिता को नहीं, जब प्रेरकत्व को खाली प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाते हैं, उसमें प्रेरकत्व द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया प्रतिरोध प्रेरण प्रतिघात कहलाता है। और x को XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और XL बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। इसका मात्रक वही होगा, इसका मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज। यहाँ प्रतिघात एक तरीके से क्या है, रिएक्टेंस, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, लेकिन है ये रेजिस्टेंस की तरह, है ना। जब हम सर्किट में क्या करते हैं, प्रेरकत्व को और धारिता को यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिघात या रिएक्टेंस। ध्यान रखना, है ना। चाहो तो यहाँ डेफिनेशन लिख लो नोट करके कि जब परपथ में प्रेरकत्व L अथवा धारिता C को प्रयोग करते हैं तो यह धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करते हैं जिसे प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, अगर खाली प्रेरकत्व है तो XL होगा, प्रेरण प्रतिघात। XL हमारा क्या है, यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात है। ये कब है, जब आप कॉइल को यूज़ करते हो, प्रेरकत्व को यूज़ करते हो, और ये किसके बराबर है, ओमेगा एल के। जब कैपेसिटेंस को यूज़ करोगे तो धारिता प्रतिघात होगा, उसे हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे वाले वीडियो में बताएंगे, बस फॉर्मूला ध्यान रखो। ये हमारा होता है धारिता प्रतिघात। धारिता प्रतिघात कब होता है, जब आप कैपेसिटर को किसी धारिता द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं है तो इसे XC से रिप्रेजेंट करते हो। ये 1/ओमेगा C के बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, केवल धारिता द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को धारितीय प्रतिघात
कहते हैं। इसी प्रकार से केवल प्रेरकत्व द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और इसे एक्सल से रिप्रेजेंट करते हैं कि ओमेगा एल के बराबर होता है। ठीक है।